नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में आए उस भूचाल की, जिसने रातों रात हजारों ग्राम प्रधानों की सोई हुई किस्मत को चमका दिया है। आज बात करेंगे भोपाल के उस हाई प्रोफाइल त्रिशा शर्मा मौत मामले की, जिसकी गूंज अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे वेंटिलेटर पर आ चुके देश के परीक्षा सिस्टम की। इसके साथ ही आखिर में बात होगी बिहार के उच्च सदन यानी विधान परिषद के उस महासंग्राम की, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन इस सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। 6 महीने और चलेगी प्रधानी, यूपी सरकार ने नियुक्त किए प्रशासक। 30 दिन के लिए फिर जेल से बाहर आया राम रहीम, 16वीं बार मिली रिहाई। फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 2 रुपए किलो महंगी हुई गैस। जीरकपुर में रॉयल एस्टेट पर ईडी का एक्शन, कई ठिकानों पर रेड। गिरिबाला सिंह के घर पहुंची सीबीआई, त्रिशा केस में शुरू की जांच। एसएससी जीडी परीक्षा में बवाल, प्रयागराज में तोड़फोड़ और जाम, 5 जिलों की परीक्षा रद्द। कसमंडी किला मस्जिद विवाद, बकरीद पर विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर लगी रोक। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस पलटी, 6 की मौत, 19 घायल। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 15,889 रुपए प्रति ग्राम हुआ 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 225 अंक फिसला, निफ्टी भी कमजोर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। यूपी के गांव से लेकर लखनऊ के गलियारों तक सियासी तापमान 100 डिग्री के पार पहुंच गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब सत्ता की तस्वीर और प्रधान जी की तकदीर दोनों बदलने वाली है। अमूमन देखा जाता है कि कार्यकाल खत्म होते ही नेताओं की कुर्सी छिन जाती है, लेकिन बाबा के राज में ऐसा चमत्कार हुआ है कि हजारों ग्राम प्रधान बिना चुनाव जीते नए और दमदार अवतार में उसी कुर्सी पर दोबारा बैठने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस महाफैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी कि आखिर योगी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ये दांव क्यों चला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव टलने के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा दांव खेला है जिसने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं और गांव की चौपालों पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों की बरसों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें एक बार फिर गांव का सुल्तान यानी प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की कुल 57,695 ग्राम पंचायतों का वर्तमान 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया है। कायदे से तो अब तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कानून और आरक्षण के पेश के कारण चुनाव टल गया। ऐसे में सवाल था कि गांव का विकास कार्य कौन संभालेगा, क्या नौकरशाही हावी होगी। लेकिन योगी सरकार ने जनहित और प्रशासनिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया कि 27 मई 2026 से सभी निवर्तमान ग्राम प्रधान ही अपने अपने गांव में प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है, जो औपचारिक रूप से प्रधानों को प्रशासक नामित करेंगे। ये व्यवस्था नई ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होने तक या फिर अधिकतम 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। आपको बता दें, प्रधान जी की कुर्सी तो बच गई है, लेकिन योगी सरकार ने इस गुड न्यूज के साथ कुछ सख्त और कड़े नियम भी जोड़ दिए हैं ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर सके। सिर्फ रूटीन कामकाज की इजाजत। प्रशासक बने ग्राम प्रधान केवल सामान्य और रोजमर्रा के प्रशासनिक काम ही कर सकेंगे, जैसे गांव की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कराना, छोटी मोटी प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की सामान्य निगरानी। नीतिगत फैसलों पर नो एंट्री। ये प्रशासक गांव में कोई भी नया नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे और ना ही कोई बड़ा वित्तीय हेरफेर या नई बड़ी योजना शुरू कर पाएंगे। विशेष परिस्थिति में डीएम की बॉस। अगर किसी गांव में कोई बेहद जरूरी या विशेष हालात पैदा होते हैं जहां बड़ा फैसला लेना अनिवार्य हो, तो प्रधान जी सीधे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उन्हें इसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिए जिलाधिकारी के सामने रखना होगा। डीएम साहब की हरी झंडी मिलने के बाद ही वो फैसला लागू हो सकेगा। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव मई जून 2026 में ही होने थे, लेकिन गाड़ी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पेच में आकर फंस गई। दरअसल बिना आरक्षण तय किए पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सकते।
इसी कानूनी अनिवार्यता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पिछले हफ्ते एक समर्पित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। इस आयोग की कमान इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को सौंपी गई है। जस्टिस राम अवतार सिंह का इस मामले में पुराना और तगड़ा अनुभव है। साल 2022-23 में जब निकाय चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण का विवाद हुआ था, तब भी उन्होंने ही सर्वे करवाकर मामला सुलझाया था। वहीं जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता वाले इस हाई प्रोफाइल आयोग में बेहद अनुभवी चेहरे शामिल किए गए हैं। जस्टिस राम अवतार सिंह अध्यक्ष, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ब्रिजेश कुमार सदस्य, रिटायर्ड अपर जिला जज संतोष कुमार विश्वकर्मा सदस्य, रिटायर्ड अपर जिला जज डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया सदस्य, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसपी सिंह सदस्य, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। वहीं इस आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया है। यह आयोग गांव-गांव जाकर ओबीसी समुदाय की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी का विस्तृत सर्वे और अध्ययन करेगा कि गांव की राजनीति में पिछड़ों को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार ने आयोग को पदभार ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम 6 महीने का समय दिया है, यानी कि नवंबर 2026 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की आपत्तियां मांगने और उनके निस्तारण में भी करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के गांव में सिर्फ ग्राम प्रधान ही नहीं बल्कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत कई और पदों पर भी चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर क्षेत्र पंचायत सदस्य 75,855 पद, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष 826 पद, जिला पंचायत सदस्य 3,051 पद, जिला पंचायत अध्यक्ष 75 पद पर चुनाव होने हैं। जिस तरह ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हुआ, ठीक उसी तरह जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को खत्म होने जा रहा है। और ऐसे में सियासी गलियारों की माने तो यूपी में फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नियम अनुसार विधानसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले कोई दूसरा बड़ा चुनाव नहीं कराया जा सकता। चूंकि वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन ही 10 जून 2026 को होना है और आयोग की रिपोर्ट नवंबर के बाद आएगी, इसलिए अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि यूपी पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही संपन्न हो पाएंगे। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ग्राम प्रधान गांव की राजनीति की सबसे प्रभावशाली इकाई होते हैं। उन्हें कुर्सी पर बनाए रखकर सरकार ने ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक शून्य को तो भरा ही है, साथ ही साथ लाखों प्रधानों और उनके समर्थकों को नाराज होने से भी बचा लिया है। जहां एक तरफ प्रधान जी इस राहत भरे फैसले से गदगद हैं कि उनका रौब और रुतबा बरकरार रहेगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर बेचैनी है कि चुनाव से ठीक पहले गांव में मौजूदा प्रधानों को ये पावर देना कहीं बीजेपी का कोई बड़ा राजनीतिक संतुलन साधने का गेम प्लान तो नहीं है। अब देखना ये होगा कि 6 महीने तक प्रशासक के रूप में काम करने वाले ये प्रधान जी आने वाले विधानसभा और पंचायत चुनाव में ऊंट को किस करवट बिठाते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाई प्रोफाइल त्रिशा शर्मा मौत मामला, जिसने न सिर्फ आम जनता बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ रसूखदार पूर्व जज, सास और वकील पति का चक्रव्यूह, तो दूसरी तरफ एक बेबस बेटी के इंसाफ की गुहार। अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने केस हाथ में लेते ही कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। पहले ही दिन क्राइम सीन पर अफसरों की ताबड़तोड़ छापेमारी, बंद कमरों में जांच और आरोपियों पर कसता जा रहा शिकंजा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सनसनीखेज मामले की एक-एक परत, वो आखिरी फोन कॉल का खौफनाक सच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे और वो अनसुलझे सवाल जिनके जवाब अब सीबीआई तलाश रही है। भोपाल की मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने सिफारिश की, सीबीआई ने तुरंत दिल्ली मुख्यालय से अपनी एक स्पेशल टीम भोपाल के लिए रवाना कर दी। 25 मई 2026 को सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस अपने हाथ में लेते हुए एक नई और कड़क एफआईआर दर्ज की। केस हाथ में लेने के अगले ही दिन सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। 2 महिला अधिकारियों समेत सीबीआई के आला अफसर 3 गाड़ियों में सवार होकर सीधे मुख्य आरोपी और पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर पहुंचे, जहां सीबीआई की टीम ने करीब 30 मिनट तक घर के भीतर रहकर उस खौफनाक क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां त्रिशा का शव मिला था।
टीम ने घटनास्थल से जुड़े हर एक पहलू को खंगाला, सबूत जुटाए और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। हालांकि जब टीम बाहर निकली तो मीडिया के कैमरों के सामने बिना कुछ बोले सील बंद सबूतों के साथ रवाना हो गई। दरअसल ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई 2026 की रात को हुई थी, लेकिन मौत से ठीक पहले की कहानी रूह कपा देने वाली है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक घटना की रात 9:41 पर ट्विशा ने अपनी मां को व्हाट्सएप कॉल किया था। बातचीत के दौरान पीछे से उनके पति समर्थ सिंह के बेरहमी से चिल्लाने और झगड़ा करने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। अभी मां कुछ समझ पाती कि अचानक फोन कट गया। इसके बाद घबराए मायके वालों ने ट्विशा, उसके पति और सास को लगातार दर्जनों फोन मिलाए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार रात करीब 10:35 पर सास गिरिबाला सिंह ने फोन उठाया, लेकिन उन्होंने कोई तसल्ली देने के बजाय ठंडे लहजे में सिर्फ इतना कहा कि अब वो दुनिया में नहीं रही और झटके से फोन काट दिया। इसके बाद पति समर्थ सिंह रात 10:20 पर ट्विशा को लेकर एम्स भोपाल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने कानूनी कागजी कार्रवाई के बाद 13 मई की रात 12:05 पर उसे मृत घोषित कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि रसूख के दबाव में भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में पूरे 2 दिन की देरी की और मामला 15 मई को दर्ज किया गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत का कारण एंटीमॉर्टम हैंगिंग यानी जिंदा रहते हुए फंदे पर लटकने की वजह से दम घुटना है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ट्विशा के शरीर के अन्य हिस्सों पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये चोटें मौत से ठीक पहले किसी भोतरी चीज या भारी दबाव के कारण लगी थी और इसका सीधा मतलब है कि फंदे पर लटकने से पहले ट्विशा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी और इसी वजह से पीड़ित परिवार की मांग पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम से ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है, ताकि स्थानीय स्तर पर हुई किसी भी गड़बड़ी को पकड़ा जा सके। ट्विशा के परिवार ने अपनी शिकायत में ससुराल वालों की प्रताड़ना की जो कहानी बताई है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। ट्विशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को भोपाल के अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुई थी। आरोप है कि शादी में क्षमता से अधिक दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। विदाई के समय पूर्व जज सास गिरिबाला सिंह ने अड़ियल रुख अपनाते हुए 2 लाख रुपए की नकद मांग की, जिसे परिवार ने मजबूरी में दिया। शादी के कुछ दिन बाद ही पति समर्थ और सास कहने लगे कि शादी का खर्च उनके हाई स्टैंडर्ड के लायक नहीं था। ट्विशा को जेब खर्च तक नहीं दिया जाता था और उसे मायके से ऑनलाइन पैसे मंगवाने के लिए मजबूर किया जाता था। वहीं अप्रैल 2026 में जब ट्विशा 1 महीने की गर्भवती थी तो पति और सास ने बच्चे को किसी और का बताते हुए उस पर लांछन लगाया। मई के पहले सप्ताह में उसके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाकर इतना मानसिक टॉर्चर किया गया कि उसे अपना गर्भपात कराना पड़ा। आपको बता दें, शायद देश के न्यायिक इतिहास में यह पहला ऐसा मामला बन गया है जिसमें सोमवार को एक ही दिन देश की 3 बड़ी अदालतों सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और भोपाल जिला कोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि वो इस मामले में एक बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करेंगे और इसके साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को फटकार लगाते हुए कहा कि वो बेवजह मीडिया के पास जाकर बयानबाजी ना करें, बल्कि अपना पक्ष सीधे सीबीआई के सामने रखें ताकि कानूनी प्रक्रिया प्रभावित ना हो। कोर्ट ने मीडिया से भी इस संवेदनशील केस में संयम बरतने की अपील की है। वहीं मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह, जो घटना के बाद 10 दिनों तक फरार था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 दिन की रिमांड पर लिया था। भोपाल पुलिस जब उसे लेकर उसके घर पहुंची थी तो वहां से कई अहम दस्तावेज और सीलबंद सबूत बरामद हुए थे, जिसे अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इन जलते हुए सवालों के जवाब ढूंढेगी। ट्विशा के शरीर पर मिले गहरे जख्म और चोट के निशान किसके हमले के हैं? क्या पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह अपने रसूख का इस्तेमाल कर भोपाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर रही थी? एफआईआर दर्ज करने में भोपाल पुलिस ने पूरे 2 दिन की देरी किसके दबाव में की? टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देकर ट्विशा को नशेड़ी और मानसिक रूप से बीमार बताने के पीछे गिरिबाला सिंह की क्या चाल थी? क्या इस गहरी साजिश में सिंह परिवार के साथ कोई और रसूखदार मददगार भी शामिल था? फिलहाल भोपाल का ये हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से कानून के लंबे हाथों से बच पाना नामुमकिन है। एक तरफ हाई कोर्ट के पूर्व जज का रसूखदार परिवार है जो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बेकसूर साबित करने और मृतका की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ सीबीआई की वो टीम है जो वैज्ञानिक साक्ष्यों, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सच का गला घोंटने वालों को बेनकाब करने मैदान में उतरी है।
सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी और सीबीआई की ताबड़तोड़ एंट्री के बाद अब देश को उम्मीद है कि ट्रिशा की रहस्यमय मौत का सच बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा और गुनहगार चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नीट और सीबीएसई के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे कि देश में परीक्षाओं को आयोजित कराने वाला पूरा का पूरा सिस्टम एक बार फिर वेंटिलेटर पर जाता हुआ दिख रहा है। जी हां, इस बार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की कांस्टेबल जीडी परीक्षा में भारी प्रशासनिक लापरवाही, घोर कुप्रबंधन और महाफर्जीवाड़े का एक ऐसा डरावना मामला सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक हड़कंप मचा दिया है। परीक्षा केंद्रों पर सीट अलॉटमेंट की एक ऐसी ऐतिहासिक और ब्लंडर गलतियां की गई हैं कि देखते ही देखते परीक्षा केंद्र ज्ञान के मंदिर से रण क्षेत्र में तब्दील हो गए। नाराज अभ्यर्थियों का गुस्सा ऐसा फूटा, कहीं कंप्यूटर और मुख्य सर्वर के परखच्चे उड़ा दिए गए तो कहीं नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, यूपी एसटीएफ ने इस ऑनलाइन परीक्षा में चल रहे 4-4 लाख रुपए के पेपर लीक और हाईटेक सॉल्वर गैंग का भी भांडाफोड़ कर दिया है। आइए जानते हैं इस महाबवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी की आखिर कैसे युवाओं के भविष्य को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। आपको बता दें कि सबसे भयानक और खौफनाक मंजर देखने को मिला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज के गंगा पार सराई नायत के अंदवा स्थित सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर उस वक्त महाबवाल हो गया जब सीटों के आवंटन में एक ऐसी गलती सामने आई जिसे सुनकर आप भी माथा पकड़ लेंगे। इस परीक्षा को कराने की पूरी जिम्मेदारी बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। इस सेंटर पर कुल क्षमता महज 650 कंप्यूटर सिस्टम की थी, लेकिन चयन प्रक्रिया का मखौल उड़ाते हुए कंपनी ने दूसरी पाली में 505 के स्थान पर 1035 अभ्यर्थियों को ये सेंटर अलॉट कर दिया। हद तो तब हो गई जब तीसरी पाली में भी 495 के स्थान पर 1034 परीक्षार्थियों का सेंटर यहीं डाल दिया गया। केंद्र व्यवस्थापकों का कहना है कि उन्हें इस अतिरिक्त आवंटन की जानकारी सोमवार को ही ईमेल के जरिए मिली थी, जिसके कारण इतने कम समय में व्यवस्था करना मुमकिन नहीं था। वहीं भीषण और तपती गर्मी में चित्रकूट, अयोध्या, मऊ और फतेहपुर जैसे दूर दराज के जिलों से रात भर का सफर तय करके जब छात्र सेंटर पहुंचे और उन्हें पता चला कि बैठने के लिए सिस्टम ही नहीं है तो उनका धैर्य जवाब दे गया। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने परीक्षा कक्षों के भीतर घुसकर तांडव मचाना शुरू कर दिया। कमरों में रखे दर्जनों कंप्यूटर, मॉनिटर, कीमती मुख्य सर्वर, लैपटॉप और कुर्सियों को बेरहमी से तोड़ दिया गया। कमरों में लगे एसी, कूलर, सीसीटीवी कैमरे, जनरेटर और वाटर कूलर तक को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि कुछ छात्र गुस्से और अफरा तफरी में सीपीयू और टीएफटी मॉनिटर तक उठाकर भागने लगे। मौके पर तैनात पुलिस ने एक छात्र को रंगे हाथों लैपटॉप लेकर भागते हुए हिरासत में लिया है। वहीं जैसे ही हंगामा बढ़ा, परीक्षा करा रही बेंगलुरु की प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। अपनी जिम्मेदारी संभालने में नाकाम ये पूरी परीक्षा टीम सेंटर पर छात्रों को भगवान भरोसे छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़ी हुई, जहां कंपनी के भागने के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाराज छात्रों ने जैन मंदिर के सामने जीटी रोड पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक हाईवे पूरी तरह ठप रहा और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही ट्रेनी आईपीएस ईश्वरलाल गुर्जर, एसीपी थरवई अरुण पराशर, एसीपी फूलपुर विवेक यादव और सराय नायत थानाध्यक्ष संजय गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित अभ्यर्थियों को बामुश्किल समझा बुझाकर और हल्का बल प्रयोग कर हाईवे से हटाया और ट्रैफिक बहाल कराया। आखिरकार एसएससी ने परीक्षा केंद्र पर नोटिस चस्पा कर प्रभावित उम्मीदवारों की परीक्षाएं आगामी तारीखों पर रीशेड्यूल करने का आश्वासन दिया। तब जाकर छात्र शांत हुए। लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज ही नहीं, प्रशासनिक नाकामी की आग बिहार तक फैल चुकी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बीबी कॉलेज परिसर स्थित परीक्षा केंद्र पर भी भारी बवाल हुआ। यहां बिना किसी आधिकारिक वेबसाइट नोटिस के अचानक दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। दूर दूर से आए छात्रों को सीधे लाउड स्पीकर से परीक्षा रद्द होने की बात कही गई, जिससे छात्र भड़क गए। छात्रों ने सवाल उठाया कि जब पहली शिफ्ट की परीक्षा शांति से हो गई तो हमारी शिफ्ट को बिना किसी लिखित कारण के क्यों रोका गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सेंट एंड्रयूज कॉलेज परीक्षा केंद्र पर सीट मिसमैच और रोल नंबर की गलत टैगिंग के कारण बड़ी संख्या में देहाती इलाकों से आए अभ्यर्थियों को गेट के अंदर घुसने से ही मना कर दिया गया। छात्रों ने कॉलेज गेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और कहा कि प्रशासन की गलती की सजा छात्रों को क्यों दी जा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन के बीच जो सबसे डरावना और चौंकाने वाला मोड़ आया वो था उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स का एक्शन। जब देश ऑनलाइन परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित मानता है, तब एसटीएफ ने एसएससी
जीडी परीक्षा में चल रहे एक बहुत बड़े हाईटेक सॉल्वर गैंग और पेपर लीक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। एसटीएफ को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोग ऑनलाइन परीक्षा को रिमोट एक्सेस या अन्य हाईटेक तरीकों से हैक कर धांधली कर रहे हैं। इस पर एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गुप्त जांच शुरू की। एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में स्थित बालाजी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की, जो इस फर्जीवाड़े का मुख्य अड्डा बना हुआ था। एसटीएफ ने मौके से 50 लाख रुपए नकद के साथ गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को धर दबोचा। ये आरोपी मुजफ्फरनगर, मथुरा, बुलंदशहर और बागपत के रहने वाले हैं, जिनमें से 2 आरोपी खुद परीक्षा हॉल के अंदर बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। इस गिरोह के तार सिर्फ यूपी तक ही नहीं बल्कि झारखंड तक जुड़े हैं। नोएडा से 7 और रांची से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पैसे लेकर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पास कराने का ठेका लेते थे। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये पेपर 4-4 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग की ये कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 4 अलग अलग शेड्यूल में आयोजित की जा रही है। पहला चरण 27 अप्रैल से 2 मई 2026, दूसरा चरण 4 मई से 9 मई 2026, तीसरा चरण 18 मई से 23 मई 2026, चौथा चरण 25 मई से 30 मई 2026। वहीं इस महाधांधली, पेपर लीक और भारी कुप्रबंधन को देखते हुए परीक्षा दे चुके और जिनका एग्जाम होने वाला है, दोनों ही तरह के अभ्यर्थी गहरे तनाव और चिंता में हैं। छात्र सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस पूरी परीक्षा को निरस्त कर री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एसएससी की तरफ से परीक्षा पूरी तरह कैंसिल करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एक नया नोटिस जारी कर 28 मई को होने वाली परीक्षा को 27 मई को कराने का फेरबदल जरूर किया गया है। देखा जाए तो कर्मचारी चयन आयोग की इस परीक्षा ने एक बार फिर देश के खोखले परीक्षा सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल ये उठता है कि जब नीट परीक्षा को लेकर देश में पहले से ही इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन परीक्षाओं में इतनी बड़ी चूक और 50-50 लाख रुपए का कैश मिलना क्या साबित करता है? क्या देश में अब कोई भी परीक्षा सेफ नहीं बची है? बेंगलुरु की जिस प्राइवेट कंपनी को करोड़ों का टेंडर देकर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने सिटिंग कैपेसिटी से दोगुने छात्रों को बुलाकर जो तमाशा किया, उसका खामियाजा आज वो गरीब छात्र भुगत रहे हैं जो सालों साल देहाती इलाकों से आकर इस भर्ती की तैयारी करते हैं। अब देखना ये होगा कि यूपी एसटीएफ के इस बड़े खुलासे के बाद क्या सरकार इस परीक्षा को रद्द करेगी या फिर हमेशा की तरह लीपापोती कर दी जाएगी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। अब बात करेंगे बिहार की उस सियासी खबर की जिसने पटना के वीरचंद पटेल पथ से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज कर दी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से शह और मात का खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि देश के सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की खाली हो रही सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐसा धमाकेदार ऐलान कर दिया है जिसने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये विधायकों के वोट से तय होने वाला वो हाई प्रोफाइल मुकाबला है जहां रसूखदार नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनावी महादंगल में नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक अपनी गोटियां सेट करने में जुट गए हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का मौजूदा कार्यकाल आगामी 28 जून को समाप्त होने जा रहा है। चूंकि ये सभी सीटें विधायक कोटे की हैं, इसलिए इस बार जनता नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के विधायक वोट डालकर नए चेहरों को उच्च सदन भेजेंगे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 20 जून से पहले हर हाल में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। वहीं इस चुनावी महादंगल का पूरा कार्यक्रम आ चुका है, जिसके तहत चुनावी अधिसूचना 1 जून, नामांकन की शुरुआत और आखिरी तारीख 1 जून से 8 जून के बीच, नामांकन पत्रों की जांच 9 जून, नाम वापसी की अंतिम तारीख 11 जून, महामतदान 18 जून सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, नतीजे और काउंटिंग 18 जून शाम 5 बजे के बाद तुरंत परिणाम। वहीं इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आयोग सिर्फ 9 सीटों पर ही नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर भी उपचुनाव कराने जा रहा है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अपनी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। यानी अब कुल मिलाकर 10 सीटों पर राजनीतिक बिसात बिछने जा रही है। इसके अलावा 2 और ऐसी सीटें इस लिस्ट में शामिल हैं जो पिछले साल ही खाली हो चुकी थी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले चुनाव में विधायक बनने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनकी खाली सीट पर भी इस बार वोटिंग होगी। वहीं जेडीयू के टिकट पर आकर बिहार सरकार में मंत्री बने भगवान सिंह कुशवाहा ने भी पिछले साल परिषद से इस्तीफा दे दिया था।
उनकी सीट को भरने के लिए भी इसी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा। और ऐसे में इस बार जिन दिग्गजों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें बिहार की राजनीति के कई भारी भरकम चेहरे शामिल हैं। जब ये अपनी कुर्सी छोड़ेंगे तो इनकी जगह नए चेहरों को फिट करने के लिए पार्टियों के भीतर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। और 18 जून को जब विधानसभा के भीतर वोट डाले जाएंगे और उसी शाम जब नतीजे आएंगे तब यह साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में किस नेता का रसूख बढ़ा और किसका पत्ता साफ हुआ। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि किस तरह एक तरफ उत्तर प्रदेश के गांव में प्रधान जी फिर से प्रशासक बनकर अपनी सत्ता की नई पारी शुरू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भोपाल में एक बेबस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई की टीम रसूखदारों के किलों को ढहाने में जुटी है। यही नहीं, आपने देखा कि किस तरह हमारे देश के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ परीक्षा कराने वाली एजेंसियां और सॉल्वर गैंग मिलकर खिलवाड़ कर रहे हैं। और उधर बिहार में 18 जून को होने वाली वोटिंग के बाद नीतीश कुमार की खाली सीट और बाकी 9 सीटों पर कौन बाजी मारेगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। नमस्कार।